अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में आप हमारा डिस्कस करेंगे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और आरटीए। अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आपका ये जो वर्ड है हमारा रीनल, ये हमारा बता रहा है कि आपकी यहाँ पे किडनीज इन्वॉल्व है। ट्यूबुलर मीन आपका ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है जिसमें हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल या फिर हमारा डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल ये आपके इन्वॉल्व हैं। और एसिडोसिस का मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड की पीएच है वो हमारी कम होती जा रही है। मतलब ये है कि एसिडोसिस में क्या हो गया, आपकी पीएच कम कब होगी, जब आपकी बॉडी के अंदर अगर हम हाइड्रोजन आयन या फिर हमारा एसिड जो है इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसको स्क्रीट नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे जो बेसिस हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पीएच है वो आपकी ब्लड की वो कम हो जाएगी और हम कहेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गई है, एसिडोसिस हो गई है। अब इसमें क्या है, एसिडोसिस जो है वो आपकी हुई है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन किडनीज़। तो अब जब आपकी एसिडोसिस हो बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन किडनीज तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है आपको वो नज़र आएगी। लेकिन अब एसिडोसिस जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा एनाइन गैप। अब एनाइन गैप होता क्या, हमारे पॉजिटिव आयन हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे कैटाइंस हैं उसमें से आपको नेगेटिव कर देते हैं आपके नेगेटिव आयंस। मतलब आपके क्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव आयन और उसके बाद हमारे नेगेटिव आयंस का। पॉजिटिव आयन में हमारे आ जाते हैं पोटाशियम और उसके बाद हमारा सोडियम वगैरह, और उसके बाद नेगेटिव आयंस में हमारे आ जाते हैं क्लोराइड और उसके बाद हमारे बाइकार्ब्स। तो इन दोनों का सम लेके आप इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे तो ये आपका जो है नॉर्मल, अगर आप बात करें तो हमारा 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आना चाहिए। लेकिन अगर इससे आपका ज़्यादा आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एनाइन गैप जो है हमारा बढ़ गया है। तो एनाइन गैप जो है वो हमारा जब बढ़ेगा तो हमारी और कंडीशन है। लेकिन अभी इसी के लिए आरटीए के लिए जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपका इसके अंदर एनाइन गैप जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल आता है। बाकी इसके बाद जो है हमारा जो ये हमारा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इसके हमारी फर्दर टाइप्स हैं। तो उस टाइप्स में आपका क्या है, हमारी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में फिर हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है वो हमारी यहाँ 3 टाइप्स, और उनमें से भी अब जो हमारी है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, आरटीए टाइप 1 ये हमारी है, उसके बाद आरटीए टाइप 2 और उसके बाद आरटीए टाइप 4। आरटीए टाइप 3 जो है उसको हम थोड़ा सा बहुत यहाँ पे देख लेंगे लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल की अगर प्रॉब्लम आ जाए, जिसमें हमने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है उसको हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन जो करवा रहे हैं उसके अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर चीज़ें जो है यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। तो अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 जो है, जो दूसरे वाली है वो हमारी क्या है, पहले वाले पोर्शन की है। तो टाइप 2 में क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल जो है वहाँ पे आपकी जो है कोई भी प्रॉब्लम है। अब हमने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में हम जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट थी हमारी बाइकार्ब्स। इवन हमने देखा ही था जब हमने इसकी फिजियोलॉजी की थी, उसमें हमने देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बाइकार्ब को किस तरह से रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो यूरिन है आपका ये लुमिनल साइड पे आपके जो यूरिन के अंदर आपका फिल्टर होके आ रहा है उसमें आपके क्या होगी, एसिड और उसके बाद आपका ये जो बाइकार्ब है ये आपस में मिले और इन्होंने कार्बोनिक एसिड बना दिया, और उसके बाद ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसके ऊपर एक्ट किया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हमारा वाटर बन गया, ये हमारे सेल के अंदर आ गए। और यहाँ पे इन्होंने दोबारा से ये हमारा कार्बोनिक एसिड बना दिया, फिर दोबारा से हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया और इसने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारे बाइकार्ब्स बना दिए। बाइकार्ब्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लोराइड और उसके बाद बाइकार्बोनेट पंप के या फिर उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनको रीअब्जॉर्ब करवा लिया। क्लोराइड हमने अंदर भेज दिया, बाइकार्ब्स हमने बाहर भेज दिए। तो ओवरऑल हमने क्या कर दिया, हमने बाइकार्ब्स जो है उसको हमने रीअब्जॉर्ब करवा लिया। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें हमने जो है ये बाइकार्ब्स जो है इसको हम रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहे। तो अब क्या हो जाएगा, आपका बाइकार्ब जो है अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये आपका यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यूरिन में जाएगा तो नॉर्मली अगर किडनीज़ की बात की जाए तो किडनीज़ क्या करती हैं, आपकी यूरिन को जो है वो एसिडिक करके भेजती हैं, आपकी जो बॉडी के अंदर जो एसिड्स बन रहे हैं उसको सारे के सारे को बाहर भेज रही होती हैं यूरिन के थ्रू। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब आपकी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बाइकार्ब आपके रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो अब जब आप बात करेंगे यूरिन के पीएच की, तो यूरिन की पीएच जो है आपकी वो कम होनी चाहिए थी नॉर्मली, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी यूरिन पीएच बाइकार्ब के रीअब्जॉर्ब ना होने की वजह से आपकी जो है वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। अब इस केस में जो है आपकी जो यूरिन की पीएच है वो आपकी मोर देन 5 जो है वो आपकी आ जाती है। बाकी हमें एक और चीज़ पता है वो हमारी ये है कि अगर आपकी जो है किडनीज़ की बात की जाए तो किडनीज़ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी चीज़ जो है हम रीअब्जॉर्ब करवा लें तो उसका एक होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होता है, जब आपकी जो किडनीज़ की तरफ एक चीज़ आ रही है जिसको हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब आपकी जो किडनीज़ हैं उसको वो रीअब्जॉर्ब नहीं करवा सकती, तो अब वो सारी की सारी जो है आपकी किडनीज़ जो है उसको जो अब आपके यूरिन के अंदर वो सारी की सारी भेजना शुरू कर देंगी। जो हमने ये सारा देखा था हमने वहाँ पे अपनी ग्लूकोज क्लियरेंस में। लेकिन अभी क्या हुआ, अगर आप जो है अभी आपके जो ये बाइकार्ब्स जो हैं इसके आप थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुँचे, तो थ्रेशोल्ड पे जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तो आपकी जो किडनीज़ हैं कुछ ना कुछ तो इसको रीअब्जॉर्ब करवा रही होंगी, तो आपकी जो यूरिन की पीएच है वो आपकी
लेस देन 5.5 आएगी। लेकिन जब आप थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए तो थ्रेशोल्ड पे अब क्या हो जाएगा, आपकी जो है देयर इज़ नो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दैट थिंग, जो आप जो जिसकी आपकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी बाइकार्ब जो है वो आपकी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। तो अब इस केस में जो है आपकी ये बाइकार्ब जो है वो सारी की सारी यूरिन में जाएंगी, तो आपकी जो पीएच है वो आपकी मोर देन 5.5 आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, आपकी बाइकार्ब जो है वो उसकी हमने रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराई। अब बाइकार्ब जो हमारी वो सारी की सारी यूरिन के अंदर आना शुरू हो गई, यूरिन में आएगी। तो अब हमारा जो हमने देखा था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आपकी जो अल्फा इंटरक्युलेटेड सेल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एसिड को यहाँ पे हमारे रिलीज करवाते हैं, यूरिन को एसिडिक करवाते हैं। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आप एसिडिक तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो जाएगा, आपके बाइकार्ब्स ही इतने आ गए हैं कि वो जो आप एसिड रिलीज़ करवा रहे हैं उसको वो ओवरकम नहीं कर सकते। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये एसिड भी हम रिलीज़ करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बाइकार्ब जो है वो आपकी ओवरकम नहीं हो रही, तो आपकी यूरिन जो पीएच है वो आपकी मोर देन आपकी जो है नॉर्मल आ जाएगी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपकी बाइकार्ब जो है वो भी आपकी यूरिन के अंदर साथ साथ ही हमारी सिक्रेट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है हमने जो चीज़ एक और देखनी है वो होती है हमारी पोटाशियम। तो अगर हमारा प्रॉब्लम है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं उसको भी हमारा रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है। यहाँ पे हमारा पड़ा होता है, यहाँ पे हमारा सोडियम पोटाशियम पंप पड़ा होता है, जिसका कम क्या होता है, वो हमारे सोडियम को अंदर भेज देता है, पोटाशियम को बाहर भेज देता है। अब ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोडियम हमारा जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है वहाँ पे हम सारी चीज़ों को मोस्टली रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, जो आपकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी तो आपकी वो जो चीज़ें हैं वो आपकी यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी और आपकी ब्लड के अंदर वो हमारी कम होना शुरू हो जाएंगी। इनमें इंपॉर्टेंट है हमारी पोटाशियम। तो अगर हम पोटाशियम को भी रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहे प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे, तो पोटाशियम भी हमारी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे हमारे ब्लड की, तो सीरम पीएच जो हमारी वो सीरम जो पोटाशियम है वो हमारी जो हो जाएगी हमारी इस केस में भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आपका डिफेक्ट आया प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे, आपकी बाइकार्ब जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, बाइकार्ब आपकी जो है यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपकी जो है वो जो किडनीज़ हैं उनकी वजह से आपके जो है ब्लड उसके अंदर आपकी जो पीएच है वो आपकी कम हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। अब अगर आपकी एसिडोसिस हो रही है बिकॉज ऑफ किडनीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी मेटाबॉलिक। अगर लंग्स की वजह से हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी। अभी के लिए बस ये आप याद रख लें कि आपकी जो मेटाबॉलिक है ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज इन किडनीज़। तो उसके बाद क्या हो गया, आपके जो यूरिन जो है वो एसिडिफाई नहीं होगी आपके अल्फा इंटरक्युलेटेड सेल से, बिकॉज दे आर नॉट इनफ सिक्रेटिंग हाइड्रोजन टू ओवरकम द बाइकार्ब एक्सक्रीशन। तो इसके बाद क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे हमारी बात करेंगे पीएच की, यूरिन की पीएच की, जब तक आप थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुँचे तब तक क्या हो जाएगी, आपकी ये लेस देन 5.5 हो जाएगी। लेकिन जब आप थ्रेशोल्ड पे पहुँच गए, आपके थ्रेशोल्ड से ऊपर भी पहुँच गए, तब आपकी जो यूरिन पीएच है वो हमारी मोर हो जाएगी, आपकी मोर देन 5.5 आ जाएगी। बाकी इसके अलावा ये है कि अगर आप जो है अगर आपका अभी जो है आपके जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है वहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी सारी की सारी जो है बाइकार्ब वो आपकी सिक्रीट हो रही होगी। तो अगर आपके जो है अभी इंसल्ट हुआ, अभी आपकी इंजरी हुई है, तब भी आपकी जो है पीएच वो आपकी मोर देन 5.5 आएगी। लेकिन अगर आपकी जो है अभी केस ज़्यादा हो गया, लंबा डिले हो गया है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो है बाइकार्ब्स जो है वो हमारे रीअब्जॉर्ब हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ एसिडोसिस, तब आपकी जो है पीएच वो भी हमारी उस टाइम भी आपकी जो है वो कम हो रही होगी। बाकी हम अगर यहाँ पे बात करें हमारे सीरम पोटाशियम की, तो पोटाशियम भी आपकी जो है इस केस में कम हो जाएगी और ये आपकी कॉजेज़ में आ जाती है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल के अंदर ही कोई डिफेक्ट आ जाए, जिसमें हमारा आ जाता है फैंकोनी सिंड्रोम या फिर हमारी मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। मतलब आप जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ही इनहिबिट कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट होगा, आपकी जो है वाटर और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, अंदर सेल्स में नहीं जाएंगे, हमारी बाइकार्ब जो है वो हमारी रीअब्जॉर्ब ही नहीं होगी। इसके अलावा आ जाती है हमारी यहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर हमारा जो है ये फैंकोनी सिंड्रोम की कॉजेज, जिसमें हमारी आ जाती है जेनेटिक या फिर हमारे एक्वायर्ड कॉजेज, या फिर इसके अलावा हमारी जो है पेशेंट जो हमारे यूज़ कर रहे हैं एसिटाजोलोमाइड, जिसमें हमारी आ जाती है ये सिस्प्लाटिन आ गई। इसके अलावा या फिर आपकी आ गई आइसोफॉस्फामाइड वगैरह। तो ये सारे भी जो है आपकी ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे आपका डिफेक्ट करवा देती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाती है, आरटीए टाइप 2। अब इसमें क्या हो, अगर आपका जो पेशेंट है वो हमारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहा, तो उसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो हमारी है फास्फेट। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है आपका वो फास्फेट को भी बाहर आपकी बॉडी से भेजना शुरू कर देगा। ओवरऑल आपकी जो है बॉडी उसके अंदर क्या हो जाएगी, हाइपोफॉस्फेटीमिया। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर इंक्रीज चांसेस हैं फॉर रिकेट्स। मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वो रिकेट्स होने के चांसेस जो हैं वो आपके वो बहुत ज़्यादा हैं। या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर आपके जो है ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आरटीए टाइप में आपने जो याद रखना है, अगर आपके जो है ये आपका पेशेंट अगर आपके पास प्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस में आपका रिकेट्स आ सकता है या फिर इसके अलावा आपका जो है ऑस्टियोमलेशिया वगैरह आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारी
RTA टाइप 1 की। अब टाइप 1 जो है ये आपने याद रखना है, हमारी कहाँ पे है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे हमारे जो है अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एसिड को सिक्रीट करवाना होता है। लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से हमारा जो एसिड है उसको हम सिक्रीट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हम यहाँ पे हमारा वही देखा था ना, यहाँ पे हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस पड़ा हुआ था जो क्या करता था, बाइकार्ब और उसके बाद एसिड को बनाता था। एसिड को हम यहाँ पे बाहर भेज देते थे, बाइकार्ब को हम रीअब्जॉर्ब करवा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमने एसिड को ही नहीं बनाया, बाइकार्ब को ही रीअब्जॉर्ब नहीं किया। अब इस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एसिडीमिया हो जाएगा। और होगा क्यों, आपकी किडनीज की वजह से हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी क्या हो गई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है। इनएबिलिटी है टू सिक्रीट हमारा हाइड्रोजन, तो बाइकार्ब नहीं बनेगा, बाइकार्ब हमारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसकी अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच में अब क्या है, अगर आपका जो एसिड हम उसको एसिड को सिक्रीट नहीं कर पा रहे, तो सिक्रीट नहीं होगा, आपकी जो यूरिन जो है वो हमारी एसिडिक नहीं होगी, तो हमारी पीएच जो है वो हमारी कम नहीं होगी। पीएच कम नहीं होगी तो आपकी जो यूरिन की पीएच वो आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे वही दोबारा से बता दूँ, आपका यहाँ पे हमारी होती है 7 और इसके उधर यहाँ पे हमारी होती है 0। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा एसिडिक हो रहा है यहाँ पे, और इधर हमारा हो रहा है बेसिक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप जो है एसिड को रिलीज़ करवाते जा रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो पीएच है वो हमारी कम होती रहेगी फर्दर। तो अब यहाँ पे वही बात होगी, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी ये कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो एसिड को सिक्रीट नहीं कर पा रहे, सिक्रीट नहीं करेंगे तो पीएच आपकी कम नहीं होगी, तो पीएच आपकी जो है वो मोर हो जाएगी, मोर देन 5.5। इसके बाद जो है आपकी सीरम पोटाशियम, तो सीरम पोटाशियम इस केस में भी आपकी जो है वो कम हो जाएगी। और ये हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पड़े होते हैं हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारे पोटाशियम पंप, ये क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन को बाहर भेजते हैं, पोटाशियम को हमारे अंदर ले रहे होते हैं। अब जब पोटाशियम भी अंदर नहीं आएगी तो आपकी जो है पेशेंट उसके अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और कॉजेज़ में इसकी यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं आपकी एम्फोटेरिसिन बी। आपकी कोई पेशेंट है वो हमारा क्या कर रहा है, ये हमारी एंटी फंगल ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहा है, या फिर एनाल्जेसिक्स वगैरह यूज़ कर रहा है, या फिर आपकी कोई भी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है, आपका जो है इसके अंदर डिजीज़ जो है वो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी आ गई SLE या फिर कोई भी और ऑटो इम्यून डिजीज़, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर RTA टाइप 1 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर जो है ये आपके किडनी स्टोन्स बन जाएं। अब ये क्यों होते हैं, जब आपकी जो पीएच है ना यूरिन की, ये आपकी होती है मोर, तो बेसिक कंडीशन में आपके जो साल्ट्स होते हैं ये आपके क्या कर जाते हैं, आपके वहाँ पे रिजाइड कर जाते हैं, आपके बैठ जाते हैं। तो जब ये आपके बैठना शुरू कर देंगे तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है इंक्रीज बोन टर्नओवर रिलेटेड टू बफरिंग, मतलब आपके जो है एसिड वहाँ पे आपके जो है बफरिंग की वजह से भी आपके जो है यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएँ। ये होगी हमारी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 और उसके बाद 2। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपकी एक में प्रॉब्लम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, दूसरे में प्रॉब्लम है हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रही है, एसिडोसिस हो रही है। अब एक में क्या हो जाएगा, आपका एसिड सिक्रीट नहीं हो रहा, और एक में आपका जो है वो बाइकार्ब्स जो हैं वो आपके रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे। इसके बाद आ जाती है हमारी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA टाइप 3। अब RTA टाइप 3 जो है इसके बारे में आपने सिंपल सा ये याद रख लेना है कि ये होती है आपकी जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी पड़ा हुआ है, और उसके बाद आपका जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी आपका पड़ा हुआ है। और अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर RTA टाइप 2 है तो उसके अंदर आपका जो है पेशेंट है उसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी डिफेक्ट होगा, उसके बाद आपका जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी डिफेक्ट होगा। अब ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं चांसेस कि आपको जो पेशेंट उसके अंदर आपको नज़र आ जाए। और उसके बाद ये होता भी आपका जो है चाइल्डहुड में भी इवन आपको ये नज़र आ रहा होता है RTA टाइप 3। हैविंग सेड अबाउट ऑल ऑफ देम, तो हम यहाँ पे हमारी बात करते हैं RTA टाइप 4 की। तो RTA टाइप 4 के बारे में आपने सिंपल सा ये याद रख लेना है कि इसके अंदर भी आपका जो है ये प्रॉब्लम आएगी हमारी एल्डोस्टेरोन वाली। मतलब क्या, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, एल्डोस्टेरोन वाला काम नहीं हो रहा जो एल्डोस्टेरोन ने नॉर्मली करवाना होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका जब आता है हमारी क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है, पोटाशियम वगैरह को हमारी रिलीज़ करवाता है। लेकिन अब क्या है, पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या है, या तो उसके अंदर एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई है, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ये एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, या फिर हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, या फिर जो है पेशेंट उसके अंदर क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका एल्डोस्टेरोन जो आपके रिसेप्टर्स के साथ अटैक नहीं करेगा, एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सोडियम जो है आपकी बॉडी के अंदर रिटेंशन नहीं होगी और पोटाशियम सिक्रीशन नहीं होगी।
तो पोटाशियम सिक्रीशन नहीं होगी, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी पोटाशियम जो है यूरिन आपके जो ब्लड के अंदर है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमने देखा था वहाँ पे हमारी सारी फिजियोलॉजी के अंदर। अब क्या हुआ, आपकी ये पोटाशियम जो आपकी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपकी इनहिबिट कर देगा NH3 प्रोडक्शन इन प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। NH3 को हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा सिक्रीट करवा देते हैं हमारे यूरिन के अंदर। सिक्रीट होकर जब ये हमारे आता है हमारे डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे, वहाँ पे हमारा जो एसिड सिक्रीट हो रहा होता है, तो अब एसिड के साथ ही हमारा बाइंड करके ये क्या बना देता है, हमारा NH4। अब NH4 जब बनता है NH4 पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या करता है, हमारी इतनी ज़्यादा यूरिन की जो pH है उसको इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं करता, इतना ज़्यादा कम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको जो है वो हमारे जो है आगे वाला पोर्शन जो है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। NH4 वगैरह आपकी जो है इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होंगे, और हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गई है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई। लेकिन हुई कहाँ पे, हमारे ये टाइप 4 पे, और हुई हमारी जो है वो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे, बिकॉज ऑफ या तो एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस या फिर हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। अब क्या हुआ, आपका ये जो है एल्डोस्टेरोन जब आपका अटैक करता है यहाँ पे आपका लगता है, तो ये क्या करता है हमारे यहाँ पे, एक तो चीज़ ये हमारी है हाइड्रोजन पोटाशियम पंप जो है, इसको क्या करता है, आपका ये काम इसका ज़्यादा करवा देता है, हाइड्रोजन को ज़्यादा सिक्रीट करवा रहा होता है, और उसके बाद पोटाशियम को ज़्यादा आपकी रिटेंशन करवा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो हाइड्रोजन है उसको आपका सिक्रीट ज़्यादा करवा रहा होता है। अब क्या हुआ, आपका एल्डोस्टेरोन ही काम नहीं किया यहाँ पे आके, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो है ये पेशेंट जो है हाइड्रोजन को सिक्रीट नहीं करेगा। हाइड्रोजन को सिक्रीट नहीं करेगा तो आपका जो है ये आपकी बॉडी के अंदर आपका हाइड्रोजन जो है हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें ये देखें, आपने यहाँ पे हमने देखा एक तो चीज़ हमारी ये कि अब आपका एल्डोस्टेरोन अगर एक्ट नहीं किया तो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारा पोटाशियम बढ़ना शुरू हो गया है। पोटाशियम बढ़ने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हमारे हाइपर कैलीमिया हो गया है। और उसके बाद ये हमारा जो एसिड है इसको हम सिक्रीट नहीं कर रहे, एसिड को सिक्रीट ना करने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे क्या हो गई है, एसिडोसिस हो गई है। अब इसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो है ये हाइपर कैलीमिक एसिडोसिस, मतलब आपकी RTA टाइप 4 जो है ये हमारी क्या कर देती है, हमारी हाइपर कैलीमिक एसिडोसिस करवा देती है। बाकी NH4 के बारे में, अब यहाँ पे अगर आपका NH4 ज़्यादा सिक्रीट नहीं हो रहा तो अब आपकी जो pH है आपकी वो इवन आपकी जो है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी। सॉरी, मतलब आपका NH4 जो है ये हमारा जब आपके हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये आपकी pH को जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंडीशन, मतलब आपकी जो है जहाँ पे आपकी सीधे सारी की सारी आपकी हाइड्रोजन सिक्रीट हो रही है, तो इसमें क्या होता है, आपका NH4 जो है ये हमारा जो है इसको एज़ कम्पेयर टू द अदर कंडीशन आपकी जो है वो हमारी आपकी pH को लेस एसिडिक कर रहा होता है। लेकिन अब इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी जो pH है ना वो हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। अभी इसमें ना ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी RTA टाइप 3 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर इसको चेक करने के लिए हम जो है pH को, यूरिन की pH को ज़्यादातर चेक भी नहीं करते। अभी क्या हुआ, आपके जो है प्रॉब्लम आई हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म या फिर आपका एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हमारी जो है वो हम सिक्रीट नहीं करवाएंगे और हमारी हाइड्रोजन जो हमारी ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि हमारा जो है सोडियम हमारी अंदर नहीं जाएगी, सोडियम रिटेंशन नहीं होगी, पोटाशियम सिक्रीशन नहीं होगी। पोटाशियम सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। उसके बाद हाइपर कैलीमिया की वजह से हमारी क्या होगी, NH3 सिंथेसिस जो है वो हमारी कम हो गई प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे, और हमारे NH4 जो है वो हमारे जो है एक्सक्रीशन हमारे यूरिन के अंदर जो है हमारे वो कम हो गए। इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो हमारा ये है कि बाकी दोनों में हमारे जो है सीरम पोटाशियम आपकी कम हुई थी, लेकिन इसमें आपकी क्या हो जाएगी, हाइपर कैलीमिक एसिडोसिस हो जाएगी, आपकी हाइपर कैलीमिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर। अब इसमें क्या है, आपकी वही बात हो गई, आपकी या तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाए जिसमें हमारी हो जाती है आगे, या तो आपकी जो है डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म है, आपका रेनिन ही रिलीज़ नहीं हो रहा, रेनिन रिलीज़ नहीं होगा, आपकी जो ACE2 नहीं, आपकी जो है वो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगी, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी, और ओवरऑल आपका जो है एल्डोस्टेरोन ही आपकी आके वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। या फिर इसके अलावा आप जो है पेशेंट को ACE इनहिबिटर दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो है एंजियोटेंसिन 1 जो है हमारी वो कन्वर्ट नहीं हो रही एंजियोटेंसिन 2 पे, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी, वो हमारी दोबारा से जाके एड्रीनल ग्लैंड से आपकी जो है वो ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ नहीं करवाएगी। या फिर आप जो है पेशेंट को ARBs दे रहे हैं, वही बात होगी, आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारी रिसेप्टर्स पे अटैक नहीं कर पा रही, आपका वही एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगी। NSAIDs दे रहे हैं, वही बात होगी हमारी साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये हमारी साइक्लोस्पोरिन, या फिर उसके बाद एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई उसके अंदर कमी आ गई है, तो वो हमारा क्या करेगा, ये हमारी एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ नहीं करवाएगा। या फिर आपकी रेजिस्टेंस होगी एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट, और वो हमारी कब हो जाती है, अब जब आप पेशेंट जो है हमारा पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स पे हो, या फिर आपकी जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी जो नेफ्रोपैथी हो जाए, या फिर आप जो है पेशेंट वो हमारा यूज़ कर रहा है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोजोल, तो इनकी वजह से भी जो है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाती है, एल्डोस्टेरोन जो है रेजिस्टेंस हो जाती है।
अब एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी जो है ये आप एडिसन डिजीज़ वगैरह जो है अगर पेशेंट है उसके अंदर भी आपको इसको ये नज़र आ सकती है, या फिर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें ये हो सकता है आपकी जो इनएक प्रोटीन्स हमने देखी थी तो उनके अंदर जो है आपकी कोई भी म्यूटेशन आ गई है, मतलब आपकी जो इनएक प्रोटीन्स हैं वो आपकी जो सोडियम है उसको वो रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रही। तो इसके अंदर तो ये सारा यही था। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे ट्रीटमेंट की, तो अगर बात करें यहाँ पे हमारे आरटीए टाइप 1 की, तो आरटीए टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या, आप पेशेंट जो है उसके अंदर बाइकार्ब्स जो है वो पेशेंट को आप इन्फ्यूज़ करवा दें। बाइकार्ब्स आप कैसे देख सकते हैं, आप उसको ये सोडियम बाइकार्ब दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम उसको पोटाशियम बाइकार्ब दे देंगे। पोटाशियम बाइकार्ब या फिर सोडियम बाइकार्ब दे देंगे, आपकी एसिडोसिस ठीक हो जाएगी और पेशेंट जो है उसके अंदर ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, आरटीए जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी कुछ स्मॉल ब्रीदिंग आपको नज़र आ सकती है, स्मॉल ब्रीदिंग, या फिर इसके अलावा जो है पेशेंट जो है उसके अंदर वो यूरिन की जो पीएच है वो हमारी ज़्यादा हो सकती है, पीएच आपकी मोर देन 6 या फिर मोर देन 5.5, या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जीआई प्रॉब्लम्स वगैरह आपको बता सकते हैं, जिसके अंदर आ सकती है हमारी ये जो है ये, उसके अलावा हमारी आ सकती है इसके अंदर ये वेजोडाइलेशन आपकी हो जाती है बिकॉज ऑफ एसिडोसिस। तो एसिडोसिस हो जाएगी तो पेशेंट जो आपका उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो पेशेंट है वो हमारा शॉक की तरफ चला जाए, या फिर आपका जो है इसके अंदर अब एक और चीज़ वो ये है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा जो ये है कैल्शियम की जो रिलीज़ है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो कैल्शियम की रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे हमारे हाइपर कैल्सीयूरिया, या फिर हमारे जो है किडनी जो अब कैल्शियम आपकी रिलीज़ ज़्यादा हो रही है यूरिन के अंदर, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी ये किडनी स्टोन्स जो है हमारे कैल्शियम स्टोन्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। तो ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे क्या कर दें, पोटाशियम बाइकार्ब्स जो हैं वो पेशेंट को आप इन्फ्यूज़ कर दें, और उसके बाद आरटीए टाइप 2 में भी वही बात हो जाएगी। आप क्या करेंगे, एक तो आप जो है अंडरलाइन काज जो है उसको आप ट्रीट करेंगे जो भी आपकी काज है, और उसके साथ साथ आप जो है पेशेंट को एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए आप यहाँ पे सोडियम बाइकार्ब, या फिर आप जो है HCO3, या फिर आपके है सोडियम बाइकार्ब, या फिर आप उसके अलावा पोटाशियम बाइकार्ब जो पेशेंट को वो दे देंगे, और उसके साथ आप जो है इसकी अंडरलाइन काज जो है जो आरटीए की काज है उसको भी आप साथ साथ ट्रीट करेंगे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे अगर ट्रीटमेंट की आरटीए टाइप 3 की, तो आरटीए टाइप 3 में आपने जो है पेशेंट को क्या देने हैं, हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दे देने हैं पेशेंट को, जिसमें हमारी आ जाती है यहाँ पे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। तो पेशेंट को ये दे दें आप, और उसके साथ साथ जो है आप पेशेंट जो है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन सॉरी, और उसके बाद जो है आपका जो है पेशेंट उसके अंदर आप जो है एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्ब या फिर उसके अलावा पोटाशियम बाइकार्ब वगैरह आप पेशेंट को दे दें। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रही है, पेशेंट जो है उसके अंदर हाइपर कैलीमिया हो रहा है, पेशेंट के अंदर हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर दें, पेशेंट को पोटाशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स दे दें, जो आपके पोटाशियम को क्या है आपकी सिक्रीट करवा रहे हो, तो वो आप पेशेंट को दे दें। उसकी वजह से आपकी जो है वो हाइपर कैलीमिया ठीक हो जाएगी। हाइपर कैलीमिया अगर है पेशेंट के अंदर तो इसके अंदर आप पेशेंट जो है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है उसको एरिथमिया हो जाए, या फिर इसके अलावा कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो आपने क्या करना है, हाइपर कैलीमिया को भी साथ साथ ट्रीट करना है। अब क्या करते हैं, अब पहले वाली की अगर बात की जाए उसमें आपने क्या करना है, बाइकार्ब्स वगैरह आपने दे देने, दूसरे में बाइकार्ब्स दे देनी और साथ अपने अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना है, और तीसरे में आपने क्या करना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देने हैं, और उसके साथ साथ आपने ये हाइपर कैलीमिया को भी ट्रीट करना है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्रॉब्लम तीनों में क्या पे है आपकी, या तो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे या फिर आपके ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे अगर तो वो हमारी है आरटीए टाइप 2, और उसमें क्या हो रहा है, हम बाइकार्ब को रीअब्जॉर्ब नहीं करवा रहे हैं। अगर डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे एसिड को जो है हमारा सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, एसिड सिक्रीट नहीं हो रहा, हमारी जो है वो यूरिन की पीएच जो हमारी वो हमारी कम नहीं हो रही, हमारा यूरिन एसिडिक नहीं हो रहा। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा ब्लड जो है हमारा वो एसिडिक होता जा रहा है। और इसके बाद हमारी ये जो डिस्टल वाली है हमारी हो सकती है टाइप 1 या फिर हमारी टाइप 4। टाइप 4 में क्या हो जाता है, हमारी जो है हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर उसके अलावा हमारा जो है वो एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आ जाती है हमारी टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, आपके जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसके अंदर हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाती है, ये जहाँ पे आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने काम करना होता है वहाँ पे हमारे काम नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आपका जो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल एज वेल एज आपका डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल दोनों का आपका डिफेक्ट आएगा आप। और बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने ये याद रखना है, आपका जो पेशेंट है अगर आपका है टाइप 1 का तो इसके अंदर आपके ज़्यादा चांसेस हैं नेफ्रोलिथियासिस या फिर आपके किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन के। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी आरटीए टाइप 2 की, तो इसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर रिकेट्स और उसके अलावा हमारा ऑस्टियोमलेशिया, इन दोनों के चांसेस जो हैं आपके सॉफ्ट बोन्स होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इनको भी साथ साथ जो है वो
چیک کرتے رہنا ہوتا ہے. باقی ان کے اندر یہی تھا. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو دین یو کین آسک می اینڈ ٹل دین. What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!